हेलो एवरीवन। हमने अभी पिछली क्लास में जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा था तारे कैसे बनते हैं और तारों का पूरा प्रोसेस समझा था कि तारे बनने के बाद कैसे समाप्त होते हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा मतलब छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं दो, वो उसको देखिए, पहले वो देखिए, फिर मैं आगे की क्लास जब समझाऊंगी आपको तो पूरा समझ में आएगा। फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ उसका कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने अपना एस्ट्रोनॉमी टॉपिक शुरू करा था और टॉपिक शुरू करने के बाद हमने सबसे पहला जो अपना टॉपिक लिया था वो था हमारा तारे। तो हमने पढ़ा था कि तारे कैसे बनते हैं। तारा तारा बनने से पहले अपनी गैसीय अवस्था में होते हैं, ये हमने पढ़ा था। गैसीय अवस्था में होते हैं, फिर गैसें आपस में कंप्रेस होकर निहारिका में तब्दील हो जाती हैं और निहारिका में तब्दील, निहारिका को हम इंग्लिश में नेबुला भी कहते हैं। और निहारिका में जब ऊर्जा और उसकी एनर्जी जब मतलब ज़्यादा हो जाती है, गर्मी से वो फट जाता है, फटने के बाद वो जलता है तो वो तारा बन जाता है। तारा बन जाता है गैस निहारिका, निहारिका, निहारिका और फिर उसके बाद तारा। ये प्रोसेस हमने पढ़ा था पूरा कि तारा बन जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि तारे का फ्यूल खत्म होने लगता है, तारा बुढ़ापे की स्थिति की तरफ जाने लगता है। बुढ़ापे की, है ना, कि हर इंसान भी जैसे जब बच्चा होता है फिर जवान फिर बूढ़ा होकर, ऐसे ही तारे भी पहले बनने की प्रोसेस होता है, फिर वो मतलब बन जाते हैं तो फिर बूढ़े भी होंगे। बूढ़े होने के लिए वो क्या करता है, लाल दानव में तब्दील हो जाता है। लाल दानव, यहाँ तक हमने पढ़ा था, लाल दानव में तब्दील हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लाल दानव के बाद तारा जो है वो, जो छोटे तारे होते हैं वो श्वेत वामन की तरफ जाके काला वामन बन के और समाप्त हो जाते हैं। और जो लाल दानव बनने के बाद जो बड़े तारे होते हैं वो अभिनव तारा बन जाते हैं, जैसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं और विस्फोटक तारा भी कहते हैं, बनते हैं। और फिर वो न्यूट्रॉन तारा बनते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक होल बन के समाप्त हो जाते हैं। ये तक हमने सारा पढ़ा था, यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि लाल दानव तारा जो होता है वो श्वेत वामन, छोटे तारे, ठीक है, और ये बड़े तारे से क्या बनता है, अभिनव। अभिनव श्वेत वामन से ये काला वामन होकर फिनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और ये न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, ये ब्लैक होल बन के समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो श्वेत वामन है वो आखिरी बार चमकने वाला तारा है और काला वामन को हम मृत तारा भी कहते हैं। अभिनव तारे को सुपरनोवा तारा कहते हैं, विस्फोटक तारा भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा एक अस्थिर तारा भी है, कि कौन सा ब्रह्मांड में वो कौन सा तारा है जो अस्थिर है, तो आप न्यूट्रॉन तारा लगाएंगे। दूसरी बात, जिसका सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो कौन सा तारा है, वो ब्लैक होल है। ठीक है, सारे सबसे ज्यादा घनत्व रखने वाला कोई तारा है तो वो ब्लैक होल है। यहाँ तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे आगे इसके कि न्यूट्रॉन तारा जो अस्थिर तारा है, इसमें दो तारे और होते हैं, इसका नाम है पल्सर और दूसरे का नाम है क्वासर। ठीक है, पल्सर और क्वासर। पल्सर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और क्वासर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, जो मोबाइल में जो रेस निकलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र जो क्वासर में होता है, वो सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र किसमें होता है, क्वासर में, और पल्सर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया में इसी चीज़ की खोज में थे कि ये जो लाल दानव है, यहाँ तक तो सारे तारे बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो छोटे तारे और बड़े तारे, हम कैसे, किस पैरामीटर से डिफाइन करें कि कौन सा तारा छोटा है तो वो श्वेत वामन बनेगा और कौन सा तारा बड़ा है जो वो अभिनव तारा बनेगा। इसका कोई भी पैरामीटर नहीं था लोगों के पास। लोग रिसर्च कर रहे थे, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए थे, पर रिसर्च भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसको होता भी कैसे, इमेजिन करो कि लाल दानव से श्वेत वामन तक का सफर जो होता है तारे का, वो लाखों वर्ष होता है। और इस लाखों वर्ष में कौन जीवित रहता है, इंसान लाखों साल तक। जो रिसर्च कर रहा है वो लाखों साल तक जीवित रहे, तब तो पता लग पाएगा उसको, उसकी रिसर्च कंप्लीट हो पाती कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से क्या क्या, कौन से तारे को छोटा कौन से तारे को बड़ा कहेंगे। फिर ऐसे करते करते बहुत वक्त हो गया, कोई कंक्लूजन नहीं निकला।
तो हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर सर ने क्या किया, उन्होंने अपनी खोज की इन तारों पे। उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटे हैं, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से जो छोटे तारे हैं, वो इस स्थिति में जा रहे हैं, वो श्वेत वामन बन रहे हैं। उन्होंने नोटिस किया कि मोस्टली जो छोटे तारे हैं 1.5 गुना से, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से, वो श्वेत वामन बन रहे हैं और बाकी जो उससे बड़े तारे हैं, वो इस साइड जा रहे हैं, यानी कि अभिनव तारा बन रहे हैं। तो उनकी इस रिसर्च सक्सेसफुल हुई और फिर वहाँ से एक रिसर्च का नाम निकल के आया, सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना या उससे कम, वो क्या होगा, छोटा तारा। ठीक है। और अब इससे क्या पता चलता है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से जो छोटा होगा, वो क्या होगा, छोटा तारा कहलाएगा, यानी कि श्वेत वामन बन के काला वामन होके समाप्त होगा। और जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा होगा, वो अभिनव तारा कहलाएगा। ये तो सीधे-सीधे हमें समझ में आ रहा है ना कि 1.5 गुना से जो छोटा, वो छोटा तारा, जो 1.5 गुना से बड़ा, वो बड़ा तारा। अब 1.5 गुना समझते हैं ना, 1.5 गुना, जैसे मान लो सूर्य का द्रव्यमान हमने ले लिया 60 केजी, ठीक है? ये 60 केजी है। मैं अपना वजन ले लेती हूँ, 60 केजी। अब इसका 1.5 गुना कितना हो गया? इसका 1.5 गुना क्या हो गया? 60 प्लस इसका आधा 30, यानी कि 90। तो सूर्य के द्रव्यमान का 90, ये या तो 1.5 गुना, तो ये छोटा तारा ही बनेगा, यानी कि मैं छोटा तारा ही बनूंगी। अगर मैं सूर्य के द्रव्यमान से 90 से 120 तक जाती हूँ, मतलब 90 से ज़्यादा हो जाती हूँ ना, 120 एग्जैक्ट नहीं है, तो 90 से ऊपर जाती हूँ, प्लस होती हूँ 90 से, तो मैं क्या बनूंगी, अभिनव तारा बनूंगी। नहीं समझ आया? तो ऐसे समझिए, फिर से एक बार समझा देती हूँ कि मान लो सूर्य का द्रव्यमान है 60 या 70 या 100, जो भी मान लो, 100 मान लो, 100 है इसका द्रव्यमान। इसका 1.5 गुना कितना हो गया? इसका 1.5 गुना यानी कि 100 प्लस आधा, यानी कि 150, 150। अब या तो 150 हो, या तो 150 हो, या 150 से कम हो, तो वो छोटा तारा बनेगा, या 150 हो, 150 से कम, वो छोटा तारा। ठीक है, छोटा तारा। और 150 प्लस है तो वो बड़ा तारा। अब तो समझ में आ गया होगा, वो बड़ा तारा बनेगा। तो ये रिसर्च पे ही हमारे एस चंद्रशेखर सर को, एस चंद्रशेखर सर को क्या मिला था 1983 में? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि एस चंद्रशेखर को हमें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस रेखा को, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना सन का 1.5 गुना को ही हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। बाद में जैसे 1.5 ना करके कुछ रिसर्च मतलब उन्होंने की थी, उसके बाद एग्जैक्ट जो मतलब 1.5 गुना जो एग्जैक्ट निकल के आया था, वो कितना था, 1.5 ना होके 1.44, ये भी 1.5 गुना हो गया। मतलब 1.44 सीमा को क्या कहते हैं हम, चंद्रशेखर सीमा, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 ही चंद्रशेखर सीमा है। और 1.44 से जो कम है वो क्या है, छोटा तारा है, और जो ज़्यादा है वो बड़ा तारा है। तो 1.44 मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा से आपको पता चला है कि सूर्य का 1.5 गुना चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ओके, कंप्लीट। अब हमारा ये टॉपिक तारों का पूरा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ब्रह्मांड। थोड़ा सा आज ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, और मेरी क्लास अगर अच्छी लगे तो उसको फॉरवर्ड करो, पढ़ के अपने नोट्स बनाओ, जहाँ लगता है कि हमें ये लिख लेना चाहिए या नोट बना के रख लेना चाहिए, या माइंड में ही इतना ज़्यादा मगअप कर लो कि फिर पढ़ने की और लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि देखो, मैं ना एक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको सब चीज़ दिखा नहीं सकती एग्जाम्पल के थ्रू कि ये देखो ब्लैक होल कैसा होता है, या फिर लाल दानव कैसा होता है। ये सब चीज़ें आप अभी सर्च कर सकते हो। जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं अपना बोर्ड ले सकूँ, डिजिटल बोर्ड, तो फिर मैं आपको और डिटेल करके और अच्छे से किस सारे सब्जेक्टों को पढ़ाऊँगी। अभी आप इसी से काम चलाइए, क्योंकि मार्केट में सब डिजिटल पे पढ़ा रहे हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी पे पढ़ा रही हूँ। आप इसी पे कंप्रोमाइज़ करिएगा, और बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद तो आजकल सबके पास मोबाइल है, और सर्च मारिए,
ब्लैक होल कैसा दिखता है, लाल दानव कैसा दिखता है, क्वासर कैसा, पल्सर कैसा दिखता है, सबके बारे में रिसर्च मारिए और जो-जो पॉइंट आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स उठाइए और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए। सिंपल, हम तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मतलब कोई कितना भी तुमको पढ़ा दे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी तुमको अपने आप से खुद से नोट्स बना के, खुद से अपना मगअप करना होता है, खुद ही अपना दिमाग लगाना होता है कि ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से पढ़ना होता है। चलिए, बहुत बातें कर ली, अब पढ़ते हैं हम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हम पढ़ेंगे कि एक तारा है, फिर ऐसे बहुत ढेर सारे तारे बना दो और ढेर सारे, जितना तुम्हारा घिच-घिच करने का मन कर रहा है कर दो। बहुत ढेर सारे तारे ऐसे बना दो, असंख्य संख्या में। अब ये इतने तारे टोटल कितने हैं? 100 अरब। 100 अरब। 100 अरब तारों का समूह जो कहलाता है, वो कहलाता है आकाशगंगा। 100 अरब तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा। 100 अरब तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं और हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ब्रह्मांड में ढेर सारी गैलेक्सी हैं, जिनमें एक छोटी सी गैलेक्सी है मंदाकिनी, जिस पे हम रहते हैं। हमारी पड़ोसी मंदाकिनी का नाम, जिसका नाम देवयानी है। ये सब बचपन में 6-7 क्लास में हम पढ़ते थे और जब हम कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इतना तो रहता है कि हाँ, हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं कि 100 अरब तारों का समूह जो होता है, वो आकाशगंगा कहलाता है और ऐसी बहुत सी आकाशगंगाएँ पूरे ब्रह्मांड में हैं। पहले तो हम सबसे पहले अपनी आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। ये आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है? अब ये 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे, 100 अरब तारों का जो समूह है, वो एक आकाशगंगा कहलाता है और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएँ हैं? 100 अरब आकाशगंगाएँ। 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं पूरे ब्रह्मांड में। सोचो ये 100 अरब तारों का समूह कितनी रोशनी करता होगा। जब एक सूरज जब अपनी रोशनी पे आता है तो हम उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं। हम एकदम आँखें चौंधिया जाती हैं और कोशिश करने के बावजूद भी हम उसके साइड नहीं देख पाते हैं। तो ये 100 अरब तारों का झुंड, इमेजिन कर सकते हो कितनी रोशनी होगी। जैसे कभी हॉस्पिटल वगैरह में ऑपरेशन थिएटर या पिक्चरों में देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर में लाइट जली, एकदम आँख खुली, एकदम भयानक लाइट चेहरे पे होती है और या फिर फ़िल्मों की शूटिंग होती है तो बहुत तेज़ रोशनी में मतलब हीरो-हीरोइन एक्टिंग करते हैं। वो उससे भी ज़्यादा कहीं 100 अरब तारों की रोशनी। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया व्हाइट होल, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी रोशनी है, जो इसका नाम रख दिया व्हाइट होल। रोशनी की वजह से इसका नाम व्हाइट हो गया, जैसे कि ब्लैक होल वो बिल्कुल काला है, उसमें घनत्व ज़्यादा है, तो उसका नाम ब्लैक होल, इसका नाम व्हाइट होल, ठीक है? अब क्या हम इसमें पढ़ेंगे कि अब ये 100 अरब तारों में कहीं हमारा कोने से सूरज है, क्योंकि सूरज भी एक तारा है, तो यहीं कोने से हमारी मंदाकिनी के कोने पे हमारा सूरज है। दिखाई दे रहा है आपको? ये सूरज मैंने बड़ा कर दिया है ये। ये कोने से खड़ा दिखता है कि भई 100 अरब में हम भी हैं। जैसे हम भारत की पॉपुलेशन में 100 डेढ़ 100 अरब की पॉपुलेशन में हम भी हैं कहीं, छोटी-सी मक्खी के बराबर। तो वैसे ही सूरज भी है 100 अरब तारों में। सूरज नहीं, सूरज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सूरज नहीं तो दुनिया पे कुछ भी नहीं, पृथ्वी पे कुछ भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि सूरज है तो हमें सूरज से हमें क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण मिलता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिनचर्या, हमारी ज़िंदगी, हमारा ऑक्सीजन सब कुछ सूरज से हमें मिल रहा है। सूरज समाप्त तो हम समाप्त, ठीक है? इसलिए इम्पोर्टेंट है सूरज। बाकी सब तारे हैं, इसका नाम सूरज इसीलिए है क्योंकि वो हमें बहुत, हमने एक स्पेशल उसको नाम दे रखा है क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। हमारे सबसे ज़्यादा करीब क्या है? पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब तारा कौन-सा है? पृथ्वी का सबसे करीबी तारा, वो है सूर्य, ठीक है? पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है सूर्य और सूर्य के ही बगल में यहाँ दूसरा तारा है, जो सूर्य के बगल में, सूर्य के सबसे निकट है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक और है जिसका नाम है साइरस। साइरस, इसके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साइरस, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, बार बार मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है। इसके आगे का हम क्या करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।